नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट, और स्वागत कर रहा हूं आपका मैं प्रॉपर्टी मिशन शो में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के अर्बनाइजेशन की, अनऑथराइज्ड कॉलोनी मास्टर प्लान 2041 की। जी हाँ, और आम आदमी की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी बात करने वाले हैं। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि बारात का चेहरा है, और इस चेहरे पर शहरीकरण का असर हर कोने में दिखता है। इस पर बात करना बहुत जरूरी है। साथ ही दिल्ली का शहरीकरण, विकास, चुनौतियां और आम आदमी की कहानी सिर्फ इमारतों और सड़कों तक नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में भी दिखाई देता है। पिछले कई दशकों की बात करें तो दिल्ली की आबादी में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। 1951 में 1951 में दिल्ली की आबादी करीब 17 लाख थी। 1971 में ये बढ़ के 40 लाख हो गई। 1991 की बात करें तो इसका आंकड़ा बढ़ के 94 लाख तक पहुंच गया, और 2001 में दिल्ली की आबादी 1.39 करोड़ हो गई। 2011 की गणना की बात करें तो दिल्ली में 1.68 करोड़ लोग रहते थे, और 2025 तक का अनुमान था कि ये संख्या 2.30 करोड़ हो जाएगी। लेकिन ये वास्तविकता से परे थी, क्योंकि 2025 तक यहाँ की आबादी 3 करोड़ तक पहुंच गई। इस तेजी से बढ़ती आबादी के कारण दिल्ली में शहरीकरण की जो गति है वो भी बहुत तेजी से हुई, जिससे कई तरह की चुनौतियां, चैलेंजेस सामने आए हैं। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के शहरीकरण को आम आदमी के नज़रिए से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके फायदे, चुनौतियां और इन चुनौतियों से निपटने के उपाय पर भी बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शहरीकरण का मतलब और दिल्ली का बदलता चेहरा ये समझने की जरूरत है। गांव और शहरों का बदलना। जी हाँ, जब खेत खलियान और गांव की जगह इमारतें, सड़कें और दुकानें बन जाती हैं तो इसे शहरीकरण कहते हैं। हालांकि शहरीकरण को प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कई बार किसी प्रॉपर प्लानिंग के अभाव में ये अनप्लान्ड का भी रूप ले लेती है। दिल्ली के अंदर ये प्रोसेस जो है आज़ादी के बाद बहुत तेजी से चल रहा है। 1911 से 1991 तक करीब 657 वर्ग किलोमीटर गांव की जमीन शहर में बदल गई। 20वीं सदी की शुरुआत से 1991 तक 185 गांव को दिल्ली में शामिल किया गया। इसका मतलब है कि हर साल औसतन 2 गांव दिल्ली के शहरी क्षेत्र का हिस्सा बन रहे हैं। अब शहरीकरण के कुछ फायदे भी हैं, बिल्कुल है। बेहतर नौकरियां हैं, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ और डेवलपमेंट के बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और परेशानियां भी हैं, समस्याएं हैं इसके साथ। खासकर जब अर्बनाइजेशन बिना सही योजना के होता है तो दिल्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिना किसी योजना के होने वाला अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट को पूरी तरह से संभव नहीं होने देता। जब मास्टर प्लान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो शहर का फैलाव जो होता है वो अपने आप ही अनप्लान तरीके से बढ़ने लगता है। जैसे पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, वैसे ही बढ़ती आबादी भी मास्टर प्लान के अभाव में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के रूप में अनप्लान शहरीकरण को जन्म दे देती है। अब बात करते हैं दिल्ली, जी हाँ, भारत की राजधानी की इंपॉर्टेंस की। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे भारत को वो कहीं हद तक रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी राजधानी है और इसकी छवि पूरे देश की छवि है, ये सब आप जानते हैं। जब विदेशी मेहमान या फॉरेनर्स आते हैं भारत के अंदर तो सबसे पहले दिल्ली को देखते हैं वो। इसीलिए दिल्ली का सुंदर होना, सिस्टमेटिक होना, बेटर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी राजधानी में सबसे बड़ी संख्या में अनप्लान्ड कॉलोनीज और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जो ना सिर्फ शहर के विकास में बाधा है बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन में भी कई बार बहुत सारी मुश्किलें बढ़ा देती है। दिल्ली का प्रपोज मास्टर प्लान 2041 शहर को रहने योग्य बनाने के लिए एक तरह से मैं कहूँगा बेटर या टिकाऊ विकास पर कहीं हद तक सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें समग्र विकास की छवि तो दिखाई देती है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली वासी सिर्फ इसका लंबा इंतजार ही और वो भी बेसब्री से कर रहे हैं।
जब दिल्ली के ऐतिहासिक शहरी विकास को समझते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद दिल्ली ने अनप्रेसिडेंटेड शहरी विकास का एक्सपीरियंस लिया, जिसमें पॉपुलेशन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए, अर्बन एक्सपेंशन भी हुए इसके अंदर। लेकिन शहर ने कई नई कॉलोनियां जैसे रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल एरिया का डेवलपमेंट देखा, जिससे दिल्ली भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एक बन गया। अब दिल्ली एक लाइवली और डायनेमिक सिटी है जो अपने रिच हिस्ट्री, डाइवर्स कल्चर और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। इस शहर भारत में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल सेंटर के रूप में भी कार्य करता है, जो देश भर से अपॉर्चुनिटीज और बेहतर जीवन की तलाश में आने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। हमेशा से देखने को मिला है कि वो दिल्ली इसी तरह से अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। अब करीब 1000 लोग जो रोज अपने सपनों की तलाश में यहाँ आते हैं और कोई ना कोई आशियाना लेकर यहाँ बस जाते हैं। अब कॉलोनियों का बढ़ना आम आदमी की मजबूरी, इसको भी आपको समझाता हूँ। दिल्ली में रहने वाले हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, लेकिन जब सरकार सस्ते और अच्छे घर नहीं बनाती तो लोगों की मजबूरी होती है कि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में घर खरीदते हैं। ये कोई शौक नहीं है बल्कि मजबूरी है। अपने सपनों की तलाश में हर दिन करीब 1000 लोग दिल्ली में आते हैं, लेकिन अनियोजित, अनप्लान्ड जो डेवलपमेंट है उन्हें किराए के घर की तलाश में अवैध कॉलोनियों की तरफ मोड़ देते हैं। एक आदमी दिल्ली में नौकरी करता है और वह अपने परिवार के लिए एक घर खरीदना चाहता है। वहाँ गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम के बारे में जब वो पता करता है तो उसे पता चलता है कीमतें उसकी पहुँच से बाहर है, प्राइवेट बिल्डरों के फ्लैट भी बहुत महंगे हैं। ऐसे में उसके पास क्या विकल्प बचता है? तो वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी की तरफ मुँह करता है, जहाँ उसे कम कीमत पे घर मिल जाता है। जब एक आदमी घर लेना चाहता है और सरकार किफायती घर दे नहीं रही तो वह अनऑथराइज्ड कॉलोनी में घर लेगा। जब एक व्यक्ति ऐसा करता है तो दूसरे भी करेंगे। इसी तरह मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ती है तो कॉलोनी बनाने वाले डेवलपर, मतलब जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनाते हैं, क्लोनाइजिंग करते हैं, ऐसे डेवलपर को जिनको कोई नियमों को ध्यान नहीं रखना, नियमों को ताक पे रख के बनाते हैं और वो कॉलोनी अपने मन से बनाते हैं क्योंकि अप्रूवल तो कुछ लेना नहीं और अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप कर देनी है और उनको कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि सरकार ने कोई नियम फॉलो करने नहीं, कोई डेवलपमेंट चार्ज देना नहीं। अब जब अनऑथराइज्ड कॉलोनी बन गई तो वहाँ गवर्नमेंट की मजबूरी होती है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज पहुँचाने की। इसी तरह से दिल्ली में 1797 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है जो 175 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। अब इन कॉलोनियों में अप्रॉक्सीमेटली बात करें हम 40 लाख से ज़्यादा अधिक लोग रहते हैं। ये दिल्ली की कुल आबादी का 1/6 से भी अधिक है। इसका मतलब है कि दिल्ली का हर एक छठा आदमी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने को मजबूर है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जीवन की वास्तविकता के बारे में बात करें तो घर सस्ते में ज़रूर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं होता। इन कॉलोनी में बेसिक फैसिलिटीज़ की भारी कमी होती है। पानी के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना, घर के नीचे सेफ्टी टैंक बनाना और हर महीने उसे साफ करवाना पड़ता है। बिजली की रेगुलर सप्लाई का ना होना, मतलब उसके कारण बहुत जूझना पड़ता है। बारिश के दिनों में कहीं हद तक आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जल भराव भी हो जाता है। कई बार तो गंदी नालियां और खराब स्वच्छता व्यवस्था में रहना मजबूरी होती है। प्लॉट भी जो लेते हैं तो वो जॉइंट ओनरशिप में होने के कारण कई बार अवैध कब्जे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको। आपने प्लॉट ले लिया एक कॉलोनी में, जो क्लोनाइजर है उसने आपको प्लॉट दिया शेयर्ड, मतलब अगर 2 एकड़ की वो कॉलोनी उसने काटी है तो उसका आपका जो प्लॉट है 200 स्क्वायर यार्ड का है, तो वो 200 स्क्वायर यार्ड कितना शेयर हुआ उस हिसाब से उसके ऊपर लिख दिया। अब प्लॉट नंबर ज़रूर डाल दिया और उसमें आगे पीछे कौन कौन सी चीज़ें वो मेंशन कर दी, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या गया? रेवेन्यू रिकॉर्ड में 2 एकड़ का शेयर्ड स्पेस आपका मेंशन है। ऐसे में जिसकी जहाँ कब्जा वो वहीं उसका मालिक बन जाता है। और अगर आपने प्लॉट लेके छोड़ दिया और वहाँ नहीं बनाया तो कोई ना कोई आपके वहाँ आके कब्जा ले लेगा। दूसरी बड़ी बात कि जो रोड की जगह है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में गवर्नमेंट को तो सबमिट होती नहीं है, वो हैंडओवर होती नहीं है, तो वो उसकी ऑनरशिप उस क्लोनाइजर की ही रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें टाइटल की क्लैरिटी ना होने के कारण अवैध कब्जे बहुत सारे कई बार देखने को मिलते हैं। तो ऐसी सब स्थिति पैसा खर्च करके भी चैन की नींद नहीं आने देती है। इन कॉलोनी में रहने वाले लोग अक्सर अपनी नौकरी के पास रहना पसंद करते हैं
वो या तो पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से या फिर जॉइंट ओनरशिप, जॉइंट रजिस्ट्री के जरिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते वे किराए पे रहने को मजबूर होते हैं। अब मुफ्त बिजली का लालच और वोट बैंक की राजनीति, इसको भी आपको समझाता हूं मैं। दिल्ली में मुफ्त बिजली का मुद्दा दिल्ली से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। कई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौरान मुफ्त बिजली का वादा करती हैं, जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मुफ्त बिजली के कारण बिजली कंपनियों पर दबाव पड़ता है और वो अनऑथराइज कॉलोनी में बिजली की सप्लाई को प्रॉपर रेगुलर नहीं रख पाते। यह एक दुष्चक्र है। जी हाँ, लोग मुफ्त बिजली के लालच में वोट देते हैं और फिर उन्हें अनियमित बिजली आपूर्ति से जूझना पड़ता है। ये लोगों की मजबूरी है, शौक नहीं है। वो अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के दुष्चक्र में लोग फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत सस्ते में घर मिला है, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें लगातार श्रम, समय और पैसे की बर्बादी का सामना करना पड़ता है। इसका असर केवल उन्हीं पर नहीं बल्कि देश की जीडीपी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। यदि इसे पर्यावरण की नज़र से देखें तो इसका कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ता है। इसी चीज पर एक कहावत भी बड़ी सेट बैठती है, वो ये, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि 40 लाख से अधिक लोगों की सच्चाई है। अब गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं या पॉलिटिक्स हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइजेशन का अक्सर वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। कई बार नेता चुनावों के दौरान इन कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का वादा करते हैं, लेकिन काम धीमी गति से होता है। 2019 में केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वालों को मालिकाना हक देने का फैसला किया। दिल्ली सरकार ने मार्च 2023 तक सभी अनऑथराइज कॉलोनी को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए 1300 करोड़ रुपए का बजट भी रखा था। उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 1 साल के भीतर सभी कॉलोनियों को पानी की पाइपलाइन, सीवर नेटवर्क और सड़कें और नालियां मिल जाएंगी। 1797 में से 1414 कॉलोनियों में काम या तो पूरा हो गया या अभी चल रहा है। लेकिन इन वादों और इन दावों के बावजूद अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वे सभी अभी भी बेसिक फैसिलिटीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें अपने घरों को नियमित कराने के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। और अब गांव का बदलता स्वरूप और कमर्शियल सेंटर्स में इसका परिवर्तन, इसको भी समझाता हूं आपको। दिल्ली के शहरीकरण का एक बड़ा प्रभाव यह है कि कई गांव अब बिजनेस सेंटर में बदल गए हैं। कई गांव अब अर्बन एरिया बन गए हैं। ऐसे क्षेत्र जो गांव और शहर दोनों के लक्षण जिसमें दिखते हैं, जी हाँ, वो है हौस खास। हौस खास गांव इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पहले एक साधारण गांव था, लेकिन अब ये रेस्टोरेंट, फैशन स्टोर्स और गैलरीज और नाइट लाइफ का सेंटर बन गया है। यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं और ये दिल्ली का एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है। लेकिन इस तरह के गांव से कई समस्या पैदा होती है। सबसे पहले गांव का ट्रेडिशनल कल्चर और लाइफस्टाइल कहीं हद तक पूरी तरह खत्म हो जाता है। लोकल रेजिडेंट्स को अपनी जमीन बेचने या यहाँ से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और शुड वी से दैट व्हेन दे गेट अ गुड प्राइस दे सेल इट और गो अवे। गांव के आसपास ऊंची ऊंची इमारतें और विदाउट एंटी सेस्मिक स्टैंडर्ड पे बनाया जाना, ये कहीं हद तक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। गांव की पहचान मिट जाती है। दिल्ली के आसपास गांव के इसी तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। किसान अपनी ज़मीन बेच के पलायन कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी संस्कृति और पहचान खो रहे हैं। दिल्ली में काम करने वाले लोग इन गांव के आसपास बनी ऊंची ऊंची इमारतों में फ्लैट लेने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें शहर में रहने के लिए किफ़ायती घर नहीं मिल रहे हैं। इन इमारतों में रहने वाले लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिना बिल्डिंग कोड के पालन किए कई बार बनाई जाती हैं, इसीलिए अर्थक्वेक के खतरे से सेफ नहीं होती हैं। इन्हें अनप्लान्ड कंक्रीट का जंगल कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा इन इलाकों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी गंभीर कमी होती है, जैसे पानी, बिजली, सीवरेज जैसी आवश्यक जो सेवाएं हैं वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि सीवरेज के बिना ट्रीटमेंट के सीधे यमुना नदी में से छोड़ दिया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जी हाँ, CPCB की एक रिपोर्ट की बात करें तो वर्ष 2020 के अंदर प्रतिदिन
करीब 3800 मिलियन लीटर सीवरेज उत्पन्न हुआ, जिसे ट्रीट करने की सख्त जरूरत थी। जब मौजूदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही पर्याप्त नहीं है, तो यह साफ है कि नए और आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता है, ताकि सीवरेज को सही तरीके से प्रतिबंधित किया जा सके। इसके लिए एक मिश्रित प्रणाली बनाई जा सकती है, जिससे मैकेनाइज्ड और नेचुरल दोनों तरीके से इसकी जो प्रक्रिया है शामिल हो उसके अंदर। साथ ही स्थानीय जो रेजिडेंट्स हैं को भी ये सुनिश्चित करना हो कि ठोस कचरे को कहीं भी अवैध रूप से नहीं फेंका जाए। जरूरत पड़ने पर इसके लिए सख्त पेनल्टीज भी लागू की जानी चाहिए। आसपास के शहरों पर जो प्रभाव है उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, गुरुग्राम से मैं कोरिलेट करके चलता हूँ। पिछले कुछ दशकों में गुरुग्राम एक छोटे से कस्बे से एक बड़ा बिजनेस सेंटर बन गया। यहाँ आईटी कंपनीज, बड़े बड़े ऑफिस और मॉल बहुत सारे खुल गए। लेकिन इस विकास के साथ कई समस्याएं भी आई, जैसे ट्रैफिक जैम की समस्या, पार्किंग की कमी, पैदल चलने वालों के लिए या फिर साइकिल ट्रैक की कमी, ऐसी सुविधाओं की कमी देखने को मिली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी देखने को मिली। गुरुग्राम में रहने वाले लोग हर दिन एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम से जूझते हैं। उन्हें ऑफिस पहुंचने के लिए घंटों लग जाते हैं। इससे वो तनाव और थकान और परेशान होते हैं। इससे शहर में पार्किंग की भी काफ़ी हद तक कमी है, जिससे लोगों को अपनी गाड़ियां पार्क करने में बहुत दिक्कत आती है। पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले के लिए सड़क कोई सुरक्षित जगह नहीं है, जिससे उन्हें अपनी जान जोखिम में डाल के चलना पड़ता है। अब अनुमान यह कि 2030 तक गुरुग्राम की आबादी 30 लाख तक पहुंच जाएगी। इसीलिए शहर को बेहतर प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। दिल्ली के शहरीकरण के साथ अब यहाँ मैं कुछ सॉल्यूशन और सजेशंस बताऊंगा। दिल्ली के शहरीकरण की समस्या से निपटने के लिए जो महत्वपूर्ण सजेशंस हैं वो है एफोर्डेबल हाउसिंग को उपलब्ध कराना। सरकार को सस्ते और अच्छे घर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ताकि लोगों को अनऑथराइज्ड कॉलोनी में न जाना पड़े। और सिर्फ बढ़ानी नहीं पड़ेगी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। नरेला जैसा एग्जाम्पल ले लीजिए आप। नरेला में बहुत सारे मकान बना दिए, लेकिन लोग ही नहीं ले रहे। तो वहाँ पर आसपास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा। लोगों को अफोर्डेबल घर की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ ज़रूरत है जहाँ वो आसपास नौकरी करते हैं। रेंटल हाउसिंग की ज़रूरत है, जी हाँ, उसकी भी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सरकार को ऐसी स्कीम्स बनानी चाहिए जिसमें लोगों को कम किराए पर घर मिल सके, और बाद में लॉन्ग टर्म कोई रेंटल पे करता है तो उस प्रॉपर्टी को वो बाय भी कर सके। मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करना, जी हाँ, 2041 का मास्टर प्लान को सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो अनप्लान डेवलपमेंट है उसे रोकने की ज़रूरत है। मास्टर प्लान में शहर की जो डेवलपमेंट की स्कीम है, जो प्लानिंग है, उसका पालन करना ज़रूरी है। सख्ती से संबंध मेरा कहने का ये है कि पेनल्टी होनी चाहिए और उस पर एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक जुर्माना नहीं लगाया जाएगा तब तक कोई जॉइंट या कोलैबोरेटिव ढंग से सामने नहीं आएगा आगे, और लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सभी एरियाज में, खासकर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, पानी, बिजली, सड़क और सीवरेज जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ इंश्योर की जानी चाहिए। सरकार को इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर लाइफस्टाइल हो, ये इंश्योर करने का स्पेशल प्रयास करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल संरक्षण की। जी हाँ, शहरीकरण के दौरान हरे भरे क्षेत्र या वाटर बॉडीज या प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है, और इसे कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब इसको अर्बन ब्लू समझाता हूँ आपको। ग्रीन स्पेस का क्रिएशन और प्रिजर्वेशन ज़रूरी है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स बनाने बहुत ज़रूरी है, और साथ में वाटर बॉडीज़ का रिस्टोरेशन भी करें। यह यमुना और लेक्स के कंजर्वेशन एफर्ट्स इंक्रीज करें। सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। साइकिल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को अपनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। पर्यावरण और शहरीकरण एक दूसरे की गहराई से जुड़े हुए। जब तक हरियाली और स्वच्छ संसाधनों की उपलब्धता नहीं होगी, तब तक शहरीकरण को सस्टेनेबल नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि समुदाय की भागीदारी जरूरी है यहाँ। जी हाँ, अर्बन प्लानिंग में स्थानीय लोगों की राय और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखा जा सके, उन्हें समझा जा सके और फिर उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखा जा सके।
लोगों को शहर के डेवलपमेंट में अपनी राय देने का मौका जरूर मिलना चाहिए ताकि उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सिर्फ सरकार पर ही बोझ डालना सही नहीं है, आम जनता को भी आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार के प्रयासों को सहयोग देना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का अर्बनाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई चैलेंजेस हैं, लेकिन सही पॉलिसीज और सभी स्टेक होल्डर के सहयोग से हम इसे बेहतर और प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ सकते हैं। इससे अब जैसे ब्लू ग्रीन डेवलपमेंट की बात करें, इसके इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। ब्लू मतलब जैसे वाटर बॉडीज, रिवर, पॉन्ड, वेटलैंड, फ्लड प्लेन्स, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, इन सब के इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है। ग्रीन की बात करते हैं, जी हाँ, ट्री, लॉन, पार्क, फील्ड, फॉरेस्ट, गार्डन, ये सब रिलेटेड चीज़ें जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसके लिए डेवलपमेंट प्लान्ड होना चाहिए। अनऑथराइज्ड होने की समस्या आम आदमी की मजबूरी है, उसका शौक नहीं है। जब तक सरकार अफोर्डेबल और अच्छे घर नहीं देगी तब तक इन कॉलोनी में रहने वाले लोग मजबूर होकर इनको लेते रहेंगे। वैसे ओखला के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं और अच्छी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इनको और करने की ज़रूरत है। आप स्क्रीन में वो पिक्चर्स देख रहे हैं जिससे वाटर को ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे और डेवलपमेंट्स होने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को DDA या दिल्ली जल बोर्ड या फिर सिंचाई विभाग और डिफरेंट नगर निगम जैसी कई एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। प्लान्ड अर्बनाइजेशन ना सिर्फ शहर को सुंदर बनाएगा बल्कि यहाँ के रहने वाले लोगों को या हर व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी को भी बेटर करेगा। ये हमारी राजधानी के विकास का सही रास्ता है। गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाया जा सके। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।